नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रावली पाठशाला पर, जहाँ मैं गणेश सोलंकी आपके लेकर आया हूँ क्लास 10th की मैथ, जिसके अंदर हम चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण पढ़ रहे थे। आज के क्लास के अंदर हम जो द्विघात समीकरण होते हैं उसके मूलों के बारे में पढ़ने वाले हैं कि द्विघात जो समीकरण होता है उसके मूलों की प्रकृति किस प्रकार से ज्ञात की जाती है, व्युत्कर क्या होता है और मूलों की प्रकृति क्या क्या हो सकती है। वैसे जब हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था तो जो बेसिक जानकारी पड़ी थी इस चैप्टर के बारे में, तो वहाँ पर हमने इसकी थोड़ी बहुत चर्चा की थी। आज की इस क्लास के अंदर हम उसकी विस्तार से चर्चा करने वाले हैं कि किस प्रकार से व्युत्कर निकाला जाता है, किस प्रकार से मूलों की प्रकृति ज्ञात की जाती है। तो इस क्लास के साथ आपको अंत तक जुड़े रहना है ताकि आप इन सभी चीज़ों को अच्छे से सीख सके। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल रावली पाठशाला पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत उसको सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को अधिक से अधिक लाइक करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास, जिसके अंदर आज मूलों की प्रकृति पढ़ने वाले हैं। देखना, आज हमें पढ़ना है मूलों की प्रकृति और उसके अंदर जहां से मूलों की प्रकृति का निर्धारण होता है उस चीज को पढ़ना है और वो चीज होती है अपने पास व्युत्कर। व्युत्कर यानी b² - 4ac। जो व्युत्कर होता है वो क्या होता है, b² - 4ac। जब हम कहते हैं कि हम द्विघात समीकरण की बात कर रहे हैं तो द्विघात समीकरण को लिखने का अपने पास एक मानक रूप होता है। वो मानक रूप है अपने पास ax² + bx + c = 0। तो हम क्या करते हैं कि अपने पास जो द्विघात समीकरण दिया गया है वहां से हमें abc का मान पता कर लेना है। abc का मान, पहला काम ये करना है कि जो द्विघात समीकरण है वहां से abc का मान निकाल देना है और उस abc का मान है वो हमें रखना है व्युत्कर के अंदर। वो abc का मान हम किसके अंदर रखते हैं, व्युत्कर के अंदर। और व्युत्कर क्या है अपने पास, b² - 4ac। द्विघात समीकरण दिया जाएगा, वहां से हमें उस द्विघात समीकरण की मानक समीकरण के साथ में क्या कर देनी है, तुलना कर देनी है और वहां से हमें abc का मान निकालना है। यानी जो x² का गुणांक होगा उसको a कहा जाएगा, जो x का गुणांक होगा उसे b कहा जाएगा और जो अचर पद होगा जिसके साथ x वाला कोई भी पद नहीं है उसे c कहा जाएगा। abc के मान पता चल गए। फिर वो abc के मान हमें एक समीकरण के अंदर रखने हैं, यानी एक अपने पास कोई रूप दिया होगा उसके अंदर रखने हैं और वो रूप है अपने पास b² - 4ac। और ये जो b² - 4ac है इसको ही बोला जाता है व्युत्कर। क्या बोला जाता है, व्युत्कर। और इसको हम d से दर्शाते हैं, तो आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि d = b² - 4ac। मतलब हमें b का मान यहां पर रखना है, a का मान रखना है, c का मान रखना है। अब ये जो b² - 4ac है, यहाँ पर जैसे ही हम abc के मान रखते हैं तो अपने पास कोई ना कोई मान आएगा। हो सकता है वो धनात्मक मान आए, हो सकता है ऋणात्मक मान आए, या हो सकता है कि जो मान है वो अपने पास कितना आ जाए, 0। इसके अलावा तो कोई वैल्यू नहीं हो सकती। या तो प्लस वाला कोई मान आएगा या फिर माइनस वाला या फिर 0। 3 संभावना है। यहाँ से अपने पास संभावना कितनी बनती है, 3, कि b² - 4ac। एक तो आ सकता है अपने पास 0, दूसरा कि b² - 4ac ये आ जाए अपने पास पॉजिटिव, मतलब कोई धनात्मक संख्या आ जाएगी, या फिर b² - 4ac बराबर कोई वैल्यू आ जाए नेगेटिव। ये 3 संभावना है अपने पास व्युत्कर का मान आने की। b² - 4ac है वो 0 के बराबर आ सकता है, b² - 4ac है वो पॉजिटिव नंबर आ सकता है, कोई धनात्मक संख्या आ सकती है, या फिर b² - 4ac है वो कोई ऋणात्मक मान आ जाए। इन तीनों के अलावा कुछ भी संभव नहीं है। अब यही से हमें मूलों की प्रकृति बतानी है कि पहले abc का मान रख दिया d = b² - 4ac में, तो वहां से b² - 4ac का मान 0 आ सकता है, प्लस वाला मान आ सकता है, माइनस वाला मान आ सकता है। हमें क्या करना है कि अगर 0 या प्लस वाला मान आता है तब तो उसको क्या कहेंगे, वास्तविक। जब 0 या प्लस वैल्यू आ जाए तब हम कहेंगे कि जो मूल है वो कैसे हैं, वास्तविक है। और अगर b² - 4ac का मान नेगेटिव में आ रहा है तब कहेंगे
काल्पनिक मूल, तब उसको क्या कहेंगे, काल्पनिक मूल। कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो अपने पास विविध कर हैं वो 0 या धनात्मक मान देता है, तब तो हम कहेंगे कि उसके मूल है वो वास्तविक है। और अगर माइनस वाली कोई वैल्यू आती है, कोई ऋणात्मक संख्या आती है, तब हम कहेंगे कि उसके मूल कैसे हैं, काल्पनिक। और जब काल्पनिक मूल होते हैं तो उसको हम ज्ञात नहीं करते हैं। हम यहाँ पर जो भी मूल पढ़ रहे हैं वो वास्तविक मूल पढ़ रहे हैं, काल्पनिक मूल से अपने कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर जैसे ही अपने पास काल्पनिक मूल आते हैं तो वहाँ पर हमें केवल इतना लिखना है कि इसके जो मूल हैं उनकी प्रकृति काल्पनिक है, अतः हम उनको ज्ञात नहीं कर रहे हैं। हम केवल जो वास्तविक मूल होंगे उन्हीं को ज्ञात करेंगे, काल्पनिक मूलों को हम ज्ञात नहीं करेंगे। तो जब काल्पनिक मूल आए तब उनको ज्ञात नहीं करना है। काल्पनिक मूलों को हमें ज्ञात करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें जो वास्तविक मूल हैं उन्हीं को ज्ञात करना है। देखना वास्तविक मूल कब आते हैं, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 आता है या फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान प्लस में आता है। यहां पर भी हमें दो चीजें देखनी है कि 0 आएगा तब क्या होगा और प्लस का आएगा तब क्या होगा। ये तो कहा गया है कि मूल तो वास्तविक होंगे, लेकिन 0 और प्लस ये तो दो अलग अलग मान हो गए, इन दोनों के अंदर क्या फर्क है। तब हम कहेंगे कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 आता है तब जो मूल होंगे वो समान होंगे। मूल कैसे होंगे, समान होंगे, लेकिन वास्तविक होंगे। क्योंकि जब 0 या प्लस वाला मान आता है तो वास्तविक तो होता ही है, लेकिन फर्क क्या है कि जब 0 आएगा तब कहेंगे कि मूल कैसे हैं, समान, और जब प्लस वाला आएगा तब कहेंगे मूल है वो अलग अलग है। लेकिन मूलों की जो प्रकृति है वो वास्तविक होगी। दोनों मूल बराबर भी होंगे, अलग भी होंगे। बराबर कब होंगे, जब विविध कर का मान 0 आएगा, और अलग अलग कब होंगे, जब विविध कर का मान प्लस में आएगा। लेकिन जब 0 आया प्लस में आए, यानी कि मूल बराबर हो या अलग हो, लेकिन उनकी प्रकृति कैसी रहेगी, वास्तविक। वो जो मान देंगे वो कैसा मान देंगे, वास्तविक मान देंगे, वहां पर कोई भी काल्पनिक मान नहीं आएगा। तो जब विविध कर का मान 0 आता है या प्लस में आता है तब उस कहेंगे कि उसके जो मूल है वो वास्तविक है। अगर 0 के बराबर आ रहा है तो मूल वास्तविक होंगे और समान होंगे, और अगर प्लस में आता है तो हम कहेंगे वास्तविक है और अलग अलग है। अगर विविध कर का मान नेगेटिव आ रहा है तब हम कहेंगे कि इसके मूलों की प्रकृति काल्पनिक है, इसके जो मूल होंगे वो कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे, अतः हम उनको ज्ञात नहीं करेंगे। ये होता है अपने पास मूलों की प्रकृति। तो इस क्लास के अंदर हमें केवल इन्हीं बातों पर ध्यान देना है कि जो द्विघात समीकरण है उसके मूलों की प्रकृति क्या होती है। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हमें उसका विविध कर ज्ञात करना जरूरी है। तो पहले विविध कर का मान निकालेंगे। तो विविध कर का मान निकालने के लिए द्विघात समीकरण से ABC की वैल्यू उठानी है और उसको d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac के अंदर रख देनी है। d की वैल्यू 0 आ सकती है, प्लस में आ सकती है, माइनस में आ सकती है। 0 या प्लस आती है तो हम कहेंगे कि वास्तविक है, और माइनस में आती है तो हम कहेंगे कि काल्पनिक है। अब काल्पनिक है तो उसको ज्ञात नहीं करना, तो उसको तो छोड़ ही देना है बिल्कुल। और अगर 0 या प्लस में आती है तो कहता है कि वास्तविक है। वास्तविक है तो समान भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। समान कब होंगे, जब d का मान 0 होगा, और जब d का मान प्लस के अंदर है तो दोनों अलग अलग होंगे, ये ध्यान रखना है। एग्जाम्पल देखते हैं इनका। अपने पास है एग्जाम्पल 7। कहा गया द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विविध कर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। द्विघात समीकरण दिया हुआ है तो हमको क्या करना है, यहां से ABC का मान पहले पता कर लेना है। द्विघात समीकरण है उसकी तुलना मानक रूप से करते हैं। द्विघात समीकरण है अपने पास 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0, उसकी तुलना मानक रूप के साथ में करते हैं। तो यहाँ पर a की वैल्यू यानी x स्क्वायर का गुणांक होता है वो a होता है, तो x स्क्वायर का गुणांक कितना है, 2 है, तो लिख दिया 2। x का गुणांक है वो b कहलाता है, तो x का गुणांक कितना लिखा हुआ है, x के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, 4 है, और आगे का निशान भी गिनना है।
तो आगे निशान है माइनस और फिर 4, और जो अचर पद होता है वो c कहलाता है। तो अचर पद क्या है? प्लस का 3, तो लिख दिया 3। यहां से व्युत्क्रम निकालते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का स्क्वायर करना है। बी का स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर, फिर माइनस का निशान है तो माइनस का निशान, फिर 4 a इंटू सी। ए की वैल्यू कितनी है? 2, और सी की वैल्यू कितनी है? 3। ये माइनस का भी स्क्वायर है, 4 का भी स्क्वायर है, तो माइनस का स्क्वायर प्लस और 4 का स्क्वायर 16, फिर माइनस का निशान, सभी प्लस में है तो प्लस वाली वैल्यू रहेगी। 4 दूनी 8 और 8 दिया 24, तो आया 16 माइनस 24। दोनों में बड़ा मान क्या है? बड़ा मान है 24 का, और आगे निशान है माइनस तो आ गया माइनस। हम जानते हैं कि हमेशा बड़े में से ही छोटा घटाया जाता है, तो 24 में से 16 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 8। तो 16 घटाया तो कितना आ जाएगा? माइनस का 8। देखना, जो डी का मान है, जो अपने पास व्युत्क्रम का मान है, वो ऋणात्मक आ रहा है। डी का मान किस में आ रहा है? माइनस में है। हमने कहा था जब व्युत्क्रम का मान नेगेटिव आए तब कहेंगे उसके जो मूल है वो कैसे हैं? काल्पनिक हैं, और जब काल्पनिक मूल है तो उनको ज्ञात नहीं करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम व्युत्क्रम का मान ऋणात्मक है, अतः इसके जो मूल होंगे वो कैसे होंगे? काल्पनिक। और जब काल्पनिक मूल हैं तो उनको ज्ञात करने की फिलहाल हमें कोई आवश्यकता नहीं है, हमें केवल वही मूल ज्ञात करने हैं जो वास्तविक है। यहाँ पर अपने पास काल्पनिक मूल आ रहे हैं तो इनको हम ज्ञात नहीं करेंगे। हमें सवाल के अंदर कहा था व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए, व्युत्क्रम हमने ज्ञात कर दिया। उसके बाद में मूलों की प्रकृति बतानी थी, तो मूलों की प्रकृति आ गई अपने पास कि मूलों की प्रकृति है वो कैसी होगी? काल्पनिक। और जब काल्पनिक है तो उनको हमें ज्ञात नहीं करना है। इसका अगला उदाहरण है, देखना इंपॉर्टेंट सवाल है, थोड़ा ध्यान से समझना है। सवाल के अंदर कहा गया है कि 13 मीटर व्यास वाले एक वर्ताकार पार की परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है कि इस पार के एक व्यास के दोनों अंत बिंदुओं पर बने फाटकों ए और बी से खंभे की दूरियों का अंतर 7 मीटर हो। क्या ऐसा करना संभव है? यदि है तो दोनों फाटकों से कितनी दूरियों पर खंभा गाड़ना है? जो पार्क है वो अपने पास है वर्ताकार, तो यहां पर एक वृत्त का चुनाव कर लेते हैं। देख, अपने पास एक वृत्त है, कहा गया है कि 13 मीटर व्यास वाला वृत्त होना चाहिए। जो वृत्त है उसका व्यास कितना होना चाहिए? 13 मीटर। तो इसकी परिधि पर हम दो बिंदु ले लेते हैं, एक इधर लिया और एक इधर लिया, और ये इसका रहा केंद्र। इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए हमें क्या खींचना है? व्यास। और व्यास क्या होगा? वह जीवा जो कि वृत्त के केंद्र से गुजरे। तो यहां से अगर हम रेखा खींचे और ये केंद्र से जाएगी तो ये अपने पास क्या हो जाएगा? व्यास। तो यहां से हम बनाते हैं व्यास। हमने क्या बना दिया? व्यास। क्या बोला है? 13 मीटर व्यास वाला एक वर्ताकार पार्क। 13 मीटर व्यास का एक वर्ताकार पार्क हो गया। 13 मीटर बोला है मतलब यहां से यहां तक। यहां से यहां तक ये कितना है? 13 मीटर का। इसकी परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है कि इस पार्क के एक व्यास के दोनों अंत बिंदुओं पर बने फाटकों ए और बी से खंभों की दूरियों का अंतर 7 मीटर हो। कहा है कि जो ये वर्ताकार पार्क है इसके अंदर अगर हम कोई व्यास खींचते हैं तो कहा है कि उस व्यास के सिरों पर दो फाटक लगे हुए हैं,
वो फाटक है ए और बी। अब हम किसी को भी ए मान सकते हैं, किसी को भी बी मान सकते हैं। हमने कहा यहाँ पर ए है और यहाँ पर क्या बना हुआ है, फाटक। यहाँ पर हमने बना दिया बी और यहाँ पर भी क्या बना हुआ है, अंदर एंट्री के लिए क्या बना हुआ है, एक फाटक बना हुआ। ए पर भी फाटक है, बी पर भी फाटक है। कहा गया है कि वृत्ताकार पार की परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है कि इस पार के व्यास के दोनों अंतों बिंदु पर बने फाटकों ए और बी से खंभों की दूरियों का अंतर 7 मीटर हो। कहा है कि इसकी परिसीमा पर एक बिंदु लेना है और वहां पर हमें खंभा गाड़ देना है। आपकी इच्छा है वहां पर हम खंभा गाड़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन कही है कि जो खंभे हैं उसकी ए और बी से जो दूरियों का अंतर है वो कितना आना चाहिए, 7 मीटर। जैसे हमने यहाँ पर खंभा लगा दिया, यहाँ पर क्या लगा दिया, खंभा। तो इसके बारे में कहा गया है कि वर्ताकार पार के एक व्यास के दोनों अंतों बिंदुओं पर बने फाटकों ए और बी से खंभों की दूरियों का अंतर कितना होना चाहिए, 7 मीटर। मतलब यहाँ से ये वाली दूरी और यहाँ से ये वाली दूरी, इनका जो अंतर है वो कितना आना चाहिए, 7 मीटर। मतलब यहाँ पर जो हम खंभा गाड़ेंगे वो एक जगह से तो पास में पड़ेगा, एक जगह से दूर पड़ेगा। तो ज्यादा दूरी के अंदर से अगर हम कम वाली दूरी घटाए तो जो अंतर आएगा वो कितना आना चाहिए, 7 मीटर। हमें सवाल के अंदर कहा है कि एक वृत्त बना दो, वृत्त बना दिया, उसके अंदर कहा है एक व्यास खींचो 13 मीटर का, तो 13 मीटर का हमने खींच दिया व्यास। फिर कहा है कि उसके जो व्यास के छोर है वहां पर ए और बी 2 फाटक बना दो, हमने ए और बी 2 फाटक बना दिए। फिर कहा है कि ये जो व्यास है इसकी परिधि के ऊपर एक बिंदु लो, हमने एक बिंदु ले लिया। फिर क्या कहा है कि इस बिंदु की ए और बी से जो दूरियों का अंतर है वो 7 मीटर आना चाहिए। अब ये बिंदु ऐसी जगह पर है कि एक बिंदु से तो नजदीक पड़ रहा है और एक बिंदु से दूर पड़ रहा है, मतलब एक फाटक के तो पास में है, एक फाटक से दूर है। अब कहा गया है कि जो अंतर है वो 7 मीटर आना चाहिए। मतलब ज्यादा दूरी में से अगर कम दूरी घटाए तो अपने पास कितना आ जाए, 7। जैसे इस वाले बिंदु की बात कर रहे हैं तो ये बी से नजदीक पड़ रहा है लेकिन ए से क्या है, दूर। कहा है कि इनकी जो दूरियों का जो अंतर है वो कितना आना चाहिए, 7। अब ये नहीं कहा कि ये ए के पास है या बी के पास है। यहाँ पर जब हम सवाल पढ़ते हैं तो ए और बी से खंभे की दूरियों का अंतर 7 मीटर कहा है। ये नहीं कहा है कि जो बिंदु है वो ए के नजदीक है या बी के नजदीक है, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा। तो आप चाहे तो इस बिंदु का यहाँ पर भी ले सकते हैं, तब ये ए के नजदीक हो जाएगा और बी से क्या हो जाएगा, दूर। लेकिन अंतर हमेशा कितना रहेगा, 7। तो इस बिंदु को आप यहाँ पर भी बना सकते हैं, तो ये ए के नजदीक हो जाएगा और बी से क्या हो जाएगा, दूर। हमने यहाँ पर बनाया है तो ये बी के नजदीक लग रहा है और ए से दूर लग रहा है। केवल जो दूरियों का अंतर है वो कितना रहना चाहिए, 7। देखना यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर खंभा लगाया है तो इस खंभे को हमने यहाँ पर लिखा पी, पी यानी पोल, पोल यानी खंभा हो गया। चलो ठीक है, ये ए हो गया, ये अपने पास हो गया बी। अब देखना ये 13 मीटर इसका व्यास है। कहा है कि जो दूरियों का अंतर है वो कितना आना चाहिए, 7 मीटर। अगर इसको अगर मैं x मानूं, दूरियों का जो अंतर है, जो दूरियों का अंतर है वो कितना है, 7 मीटर। मतलब बड़ी दूरी में से छोटी दूरी घटाएं तो कितना आ जाएगा, 7। अगर मैं कहूं कि ये है मेरे पास x, ये कितना है x, तो ये कितना होगा, अगर इसको कहें x तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, ये वाली दूरी हो जाएगी x प्लस 7। कितनी हो जाएगी, x प्लस 7। क्यों कि अगर इसको मैंने x बोला है तो ये x प्लस 7 होनी चाहिए। x प्लस 7 क्यों होगी, क्योंकि ज्यादा दूरी में से छोटी दूरी घटानी है। तो ज्यादा कितनी है, x प्लस 7, उसके अंदर से कम वाली घटा देते हैं। कम वाली क्या है, x, ये घटाएंगे तो ये प्लस माइनस कट गया, कितना आ जाएगा, 7 ही तो आएगा। मतलब जो बड़ी वाली दूरी है वो 7 अधिक होगी तभी तो अंतर 7 का आएगा। अगर 7 अधिक नहीं होगी तो अंतर 7 का कैसे आएगा। हमें अंतर कितने का दिखाना है, 7 का, इसलिए इसको x मान सकते हैं और तब ये कितना हो जाएगा, x प्लस 7। तो ध्यान रखना है कि जो छोटी वाली दूरी है उसको x मान सकते हैं तो बड़ी वाली दूरी क्या हो जाएगी, उससे 7 अधिक होगी, तभी अपने पास अंतर कितना निकलेगा, 7। क्योंकि बड़ी दूरी में से छोटी दूरी घटाएंगे तो पीछे कितना बचना चाहिए, 7। तो छोटी दूरी x मानी तो बड़ी दूरी कितनी हो गई, x प्लस 7। इसको हमने कितना माना है, x माना है, तो बड़ी दूरी कितनी हो जाएगी, x प्लस 7।
इसके बाद में थोड़ा व्रत और अर्धव्रत के बारे में भी जानकारी रखनी है। थोड़े व्रत और अर्धव्रत के बारे में भी हमें जानकारी रखनी है, क्योंकि बिना व्रत और अर्धव्रत के जानकारी के ये सवाल करना थोड़ा मुश्किल है। अगर आपको व्रत और अर्धव्रत के गुणों के बारे में जानकारी नहीं है तब इस सवाल को करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा आपके लिए, क्योंकि जब हम अर्धव्रत की चर्चा करते हैं तो वहां पर हमें एक नियम याद आता है, एक गुण याद आता है अर्धव्रत का, जिसके अंदर हम कहते हैं कि अगर अर्धव्रत का अगर हम कोई व्यास लेते हैं, व्रत का व्यास कहे या फिर अर्धव्रत कहे, तो अर्धव्रत के अंदर जो भी कोण बनता है वो 90 डिग्री का होता है। अर्धव्रत के अंदर जो भी कोण बनता है वो कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। कैसे? जैसे ये हमने व्रत बना दिया, ये जैसे इसका केंद्र है, तो ऊपर भी अर्धव्रत है, नीचे भी अर्धव्रत है। अब हम क्या करते हैं कि जो व्यास के जो दोनों सिरे हैं, व्यास के दोनों सिरे हैं, उससे अगर हम एक ही और अगर कोई भी बिंदु है उसको मिलाने जाएंगे, इस व्यास के सिरों के द्वारा अगर इन बिंदुओं को मिलाने जाएंगे तो यहाँ पर हमेशा 90 डिग्री का कोण बनेगा। कक्षा 9 के अंदर आपने पढ़ा होगा ये कि जैसे ये वाला बिंदु है, अगर इन व्यास के सिरों द्वारा इन बिंदु तक पहुंचा जाए तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वो हमेशा कितना बनेगा? 90 डिग्री। अगर आप यहाँ पर भी बनाना जाएंगे तो ये जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का। तभी हम कहते हैं कि जो अर्धव्रत में बना कोण होता है वो कितना होता है? समकोण, यानी 90 डिग्री का। अब नीचे की ओर भी अर्धव्रत है तो यहाँ पर भी आप कहीं पर कोण बना सकते हैं। जैसे इस बिंदु को ले लिया तो ये और ये व्यास के सिरों द्वारा यहाँ पर जो भी कोण बनेगा वो कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। यहाँ पर भी अगर इसको मिलाएं तो भी ये कितना बनेगा? 90 डिग्री का। यानी यहाँ से ध्यान रखना है कि जो व्यास है उन दोनों सिरों से अगर अर्धव्रत की परिधि के ऊपर कोई बिंदु स्थित है और उसको अगर हम मिलाते हैं तो वहां पर जो कोण बनता है वो कितने डिग्री का बनता है? 90 डिग्री का। तो हम कहते हैं कि अर्धव्रत के अंदर बना कोण समकोण होता है। ये बात ध्यान रखनी है, क्योंकि उसी की सहायता से अपने सवाल होगा। तो यहां पर जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का हो जाएगा? 90 डिग्री का। यहाँ पर कोण कितने का बनेगा? 90 डिग्री का। तो पहले तो यहाँ पर लिख देना है कि कोण APB, कोण APB बराबर 90 डिग्री। कारण लिख सकते हैं, अर्धव्रत में बना कोण 90 डिग्री होता है। अर्धव्रत में बना कोण कितना होता है? 90 डिग्री का। अब 90 डिग्री का जब भी कोण बनता है तो वहां पर अगर अपने पास त्रिभुज बन जाए तो वो त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पर अगर हम त्रिभुज की बात करें कि APB, ये अपने पास क्या हो गया? समकोण त्रिभुज। क्योंकि P पर जो कोण बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है? 90 डिग्री का। तो लिखेंगे अतः त्रिभुज APB एक समकोण त्रिभुज है। जो अपने पास त्रिभुज है APB वो कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज है तो यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो यहाँ पर इसको आप लंब मान सकते हैं, इसको आधार मान सकते हैं, और 90 के सामने जो भुजा है वो क्या है? कर्ण। तो यहाँ से तीनों भुजाएं लिख देते हैं। कर्ण बराबर कितना हो जाएगा? 13 सेंटीमीटर। लंब बराबर कितना हो जाएगा? इसको लंब कहे या इसको लंब कहे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो कर्ण है वो 13 मीटर रहेगा। जो आधार है, लंब है, उनकी स्थिति आप आपस में बदल सकते हैं, उससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। इसको अगर हम लंब माने तो ये क्या हो जाएगा अपने पास? आधार। तो लंब हमने कहा है x+7, और जो आधार है वो आधार है अपने पास x मीटर। कर्ण आ गया, लंब आ गया, आधार आ गया। अब यहां पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं।
क्योंकि समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय लागू होगी, तो पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। पाइथागोरस प्रमेय होती है अपने पास कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब कर्ण कितना दिया है अपने पास, 13 दिया है, तो यहाँ पर 13 लिख सकते हैं। तो 13 का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर करना है। आधार कितना है, x है, तो x का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर करना है। लंब कितना है, x प्लस 7। तो 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 169। ये x का स्क्वायर, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर की सहायता से खोल सकते हैं। तो अपने पास हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, मतलब a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू 7। तो ये हो गया 169 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 प्लस 2 इंटू 7, ये हो गया 14 और ये x। तो 169 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14x। देखना अपने पास 169 है, ये प्लस का है, अगर बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, और उधर क्या बचेगा 0। यानी 169 को हम इधर लाकर माइनस में लिख सकते हैं, तो बराबर में क्या बचेगा उधर 0। तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर था लिख दिया, फिर है 14x, तो प्लस में क्या लिखा हमने 14x, फिर प्लस में क्या लिखा हुआ है 49, क्या लिखा हुआ है 49, लिख दिया 49, और बराबर के उधर 169 था, इधर आएगा तो माइनस में, तो माइनस का 169, उधर क्या बचा 0। 169 प्लस का था, इधर लेके आए तो क्या हो गया माइनस का। अब इसको क्या लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 14x, 49 प्लस का 169 माइनस का, बड़ी संख्या है वो माइनस की है, तो निशान किसका आ जाएगा माइनस का। 169 में से 49 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास 120, और बराबर में कितना बचेगा 0। अब देखें तो सबके अंदर 2 गुणा के अंदर है, तो आप चाहे तो 2 यहाँ से कॉमन भी ले सकते हैं। अगर 2 कॉमन लेते हैं तो पीछे क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 14 के अंदर भी 2 होता है, 2 इंटू 7, 2 कॉमन ले लिया तो 7 बच गया। 120 को भी 60 इंटू 2 लिख सकते हैं, अब 2 कॉमन लिया तो पीछे कितना बचेगा 60, और बराबर में 0। 2 इधर गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, और 0 के अंदर भाग जाएगा 2 का, तो फिर 0 आएगा। 2 इधर गुणा में था, इधर आया भाग में, तो 0/2 0। अपने पास जो द्विघात समीकरण बचा है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 बराबर 0। हमें इस द्विघात समीकरण को हल करना है, और यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से हमें किसकी वैल्यू निकालनी है x की। यहाँ पर इसके अगर हम मूल ज्ञात करें तो इसके आप चाहे तो व्युत्क्रम की सहायता से मूलों की प्रकृति भी ज्ञात कर सकते हैं। अगर मूलों की प्रकृति आप ज्ञात करना नहीं चाहते, आप डायरेक्ट इसको हल करना चाहते हैं, इसके अंदर जो सवाल के अंदर पूछा गया वो देखते हैं। इसके अंदर कहा है कि क्या ऐसा करना संभव है, पूछा है कि ऐसा करना संभव है या नहीं है। ये मैं पूछा है तो इसलिए हमें इसका पहले व्युत्क्रम निकालना जरूरी है। अगर व्युत्क्रम का मान नेगेटिव आता है तब संभव नहीं है, अगर पॉजिटिव आता है या फिर 0 आता है तब हम कहेंगे कि संभव है। इसके लिए व्युत्क्रम का मान निकालते हैं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना द्वारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करते हैं, तो a बराबर कितना आ जाएगा 1, b बराबर आ जाएगा 7, और c बराबर कितना आ जाएगा माइनस का साइन। व्युत्क्रम पता है हमें d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, b का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 1 और c की जगह माइनस का साइन। तो d बराबर कितना आ जाएगा
7 का स्क्वायर 49, और माइनस ये भी गुणा होगा तो प्लस 60 गुणा 4, 6 चौक 24 यानी 240। तो डी बराबर कितना आ जाएगा अपने पास 240 और 49, डी बराबर आ गया अपने पास 289। यानी जो व्युत्कर का मान है वो धनात्मक आ रहा है। यानी ऐसा हमें खंबा लगाना था जो ए और बी से दूरियों का अंतर 7 रखे। तो ऐसा करना अपने लिए संभव है। क्यों? क्योंकि व्युत्कर का मान क्या आ रहा है प्लस में। तो यहाँ पर कहेंगे मूल है वो वास्तविक होंगे तथा अलग अलग होंगे। अतः मूल वास्तविक व अलग अलग होंगे। मूल है वो वास्तविक भी होंगे और अलग अलग भी होंगे। इसके मूल निकालते हैं। अपने पास जो द्विघात समीकरण है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 बराबर 0। देखना बीच वाले पद के टुकड़े ऐसे करने हैं कि जोड़ने या घटाने पर तो 7 आ जाए और गुणा करने पर कितना आए 60। वो संख्या है जिसका गुणा करने पर 60 आता है। तो संख्या हम लिखते हैं 2 गुणा 3, फिर 3 गुणा 20, 4 गुणा 15, 5 गुणा 12, 6 गुणा 10 और 60 गुणा 1। ये वो संख्या है जिसका गुणा करने पर 60 आता है। इन सभी संख्याओं का अगर आपस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 60। लेकिन हमें 60 के साथ में ये भी देखना है कि जोड़ना या घटाने पर 7 भी आना चाहिए। इन सभी का गुणा करने पर तो 60 आता है, लेकिन जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए 7 भी तो आना चाहिए। अब देखते हैं 30 और 2 को जोड़ते हैं तो 32 आता है, और 30 में से 2 घटाते हैं तो 28 आता है। हमें 7 चाहिए, मतलब ये वाली वैल्यू अपने काम की नहीं है। 3 और 20 को जोड़ा तो 23 आया, और 20 में से 3 घटाया तो 17 आया, मतलब ये भी वैल्यू अपने काम की नहीं। फिर 15 और 4 को जोड़ा तो 19, और 15 में से 4 घटाया तो 11, मतलब ये भी वैल्यू अपने काम की नहीं है। 12 और 5 को जोड़ा तो 17, और 12 में से 5 घटाया तो 7। हमें कितना चाहिए था 7 ही तो चाहिए था, मतलब अपने लिए जो वैल्यू काम की है वो क्या है 12 और 5। और 12 और 5 की सहायता से 7 कब आता है, जब 12 में से हम 5 घटाते हैं। 12 में से 5 क्या करते हैं घटाते हैं, तभी जाकर अपने पास कितना आता है 7। तो यहां से अपने पास जो जोड़ा बनेगा वो बनेगा 12 माइनस 5। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर। अब 7x को क्या लिख सकते हैं, अभी हमने जो जोड़ा बनाया उसके अंदर जो अपने पास युग्म बना वो बना 12 माइनस 5। तो प्लस का 12 था तो प्लस का 12, पीछे क्या लगा देना है x, फिर माइनस का 5 था तो माइनस का 5, पीछे क्या लगा दिया x, फिर माइनस 60 बराबर 0। अब आप यहाँ से दो के जोड़े बना सकते हैं। यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, इधर x है इधर भी x मौजूद है, यहाँ पर 12 है लेकिन यहाँ पर कोई संख्यात्मक मान नहीं है। तो कॉमन देखने जाएंगे तो केवल कितना आएगा x, पीछे क्या बचा यहाँ से x स्क्वायर था, मतलब एक x तो हमने कॉमन ले लिया, पीछे एक x बच जाएगा, फिर प्लस का निशान है तो प्लस, यहाँ से x कॉमन ले लिया तो पीछे कितना बचेगा 12, फिर माइनस का निशान है तो माइनस का निशान। यहाँ पर x है लेकिन यहाँ पर x वाली कोई वैल्यू नहीं है तो x तो कॉमन नहीं आएगा। यहाँ पर 5 है, अब 60 को हम क्या लिखते हैं 12 इंटू 5 तो लिखते हैं, मतलब इधर भी 5 मौजूद है 60 के अंदर भी 5 मौजूद है, मतलब यहाँ से हम कॉमन क्या लिख सकते हैं 5। अब यहाँ पर हमने आगे माइनस लिखा है तो आगे वाला जो चिन्ह है वो बदल जाएगा, ये जो माइनस है वो यहाँ पर कॉमन लेने के बाद में क्या हो जाएगा प्लस। यहाँ पर 5 कॉमन लिया तो पीछे क्या बचा x, माइनस किसके अंदर चेंज हो जाएगा प्लस के अंदर, 60 के अंदर से 5 कॉमन ले लिया है तो पीछे कितना बचा 12, और बराबर में क्या आ जाएगा 0। इधर भी ब्रैकेट में x प्लस 12, इधर भी x प्लस 12, मतलब गुणनखंड सही हुआ है। तो एक तो ब्रैकेट वाली वैल्यू लिख देते हैं x प्लस 12, और एक ब्रैकेट के बाहर वाली बराबर में 0, दोनों को 0 के इक्वल रख सकते हैं। तो x प्लस 12 बराबर 0 और x माइनस 5 बराबर 0।
यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -12 और इधर x की वैल्यू आएगी 5। x के दो मान आए हैं, एक -12 और एक +5। देखना x हमने क्या कहा था, x है वो b से p की दूरी है, b से p की क्या है, दूरी है। तो दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती है, तो यहाँ से जो ऋणात्मक मान है उसको हम नेग्लेक्ट करेंगे, -12 को यहाँ पर स्वीकार नहीं करेंगे। तो कहेंगे दूरी हमेशा धनात्मक होती है, अतः x बराबर 5 लेने पर, तो x बराबर -12 है वो हम नहीं लेंगे, x बराबर कितना लिया जाएगा, 5। अतः x बराबर कितना लेंगे, 5। अब x बराबर 5 है मतलब एक खंबे से दूरी है, x बराबर 5 है वो क्या है, एक खंबे से दूरी। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि जो BP है वो कितना है, x है, और x का मान कितना है अपने पास 5, तो हो गया 5 मीटर। दूसरी दूरी है AP जो कि है x + 7, तो कितना हो जाएगा 5 + 7 मतलब 12 मीटर। यानी जो अपने पास खंबा है, जो खंबा है वो एक फाटक से 5 मीटर की दूरी पर होगा और दूसरे फाटक से 12 मीटर की दूरी पर होगा। अगर आप बिंदु ये जो P वाला पॉइंट है अगर इसको यहां पर लेते तब ये AP कितना आ जाता अपने पास 5 और ये BP कितना आता 12। मतलब जो फाटक है उसकी एक बिंदु से दूरी तो 5 मीटर होगी और दूसरे बिंदु से दूरी है वो 12 मीटर होगी, यानी दोनों के बीच का अंतर कितना आएगा 7। एक से दूरी 5 और दूसरे से 12। तो यहाँ पर AP और BP की वैल्यू है वो एक दूसरे की उल्टी भी हो सकती है कि BP बराबर 12 मीटर हो सकता है और AP बराबर 5 मीटर भी हो सकता है। लेकिन कुल मिलाकर जो बात है वो यही है कि एक खंबे से दूरी 5 मीटर होगी और दूसरे खंबे से 12 मीटर। अगर A से दूरी है वो 5 मीटर है तो B से 12, और अगर B से 5 मीटर की दूरी है तो A से 12 होगी, ये ध्यान रखना है। इसका आपके बुक के अंदर भी डायग्राम बना हुआ है, तो आप जो बुक का डायग्राम है उसकी सहायता से भी सवाल हल कर सकते हैं। हमने बुक वाला डायग्राम नहीं लिया है क्योंकि हमें इस सवाल को अच्छे से समझाना था, इसलिए हमने बुक वाले डायग्राम की सहायता नहीं ली है। हमने अपनी इच्छा से डायग्राम बनाया है और उसके आधार पर सवाल हल किया है। आप अपनी इच्छा से अगर डायग्राम बनाकर हल करते हैं तो भी आपको सही वैल्यू मिलेगी, और आप अगर जो किताब के अंदर डायग्राम बना हुआ है उसकी सहायता लेते हैं तो भी अपने पास वैल्यू सही मिलेगी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है उदाहरण नंबर 9, समीकरण 3x² - 2x + 1/3 = 0 का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि वे वास्तविक हैं तो उन्हें ज्ञात करना है। हमारे पास द्विघात समीकरण दिखा हुआ है 3x² - 2x + 1/3 = 0। जब भी हम कोई द्विघात समीकरण लिखते हैं और उसके अंदर अगर अपने पास अंश और हर वाला मान आता है तब हम क्या करते हैं कि उस द्विघात समीकरण को सरल रूप में बदलते हैं। उसके लिए हम उसका एलसीएम लेते हैं और एलसीएम लेकर उसको हल करते हैं। यानी जब भी द्विघात समीकरण को हल करना है तो हमें अंश और हर वाली वैल्यू नहीं चाहिए, हम उसको सिंपल रूप में बदल कर हल करते हैं। तो यहाँ से अपने पास जो 1/3 है वो अंश तथा हर में है, तो इसको हम एलसीएम के द्वारा सरल रूप में बदलते हैं। इनके नीचे कोई मान नहीं है तो कितना मानेंगे 1, तो 1, 1 और 3, इसका अगर एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 3। 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 का 3 से मल्टीप्लाई 9 x² माइनस 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 का गुना 2 के साथ 6 प्लस 3 का भाग 3 में 1 बार, 1 का गुना 1 के साथ 1 बराबर में 0। 3 इधर भाग में है, इधर आएगा तो गुणा में, और 0 के साथ में गुणा होगा तो क्या आ जाएगा 0। तो ये बच जाएगा 9x² माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0 का इसका व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से अगर a की वैल्यू लिखें तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 9, b की वैल्यू -6, c की वैल्यू 1। इसकी हमने तुलना की है
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 उसके साथ तुलना करने पर। ऐसे निकाला है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना द्वारा। तुलना की तो ए बी सी की वैल्यू निकाल दी। ए आया 9, बी आया -6 और सी बराबर आ गया 1। ए बी सी की वैल्यू पता चल गई। अब यहाँ से हम इसका व्युत्क्रम निकालते हैं। बी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का स्क्वायर, बी कितना है -6, तो -6 का स्क्वायर -4। ए की वैल्यू कितनी है अपने पास, ए की वैल्यू है 9, सी की वैल्यू कितनी है 1। 4ac, 4 ए की जगह 9, सी की जगह 1। तो डी बराबर कितना आ जाएगा अपने पास, -6 का स्क्वायर करना है तो माइनस का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36। 4 × 9 36 और आगे क्या है माइनस 36 - 36 0। तो जो व्युत्क्रम आया वो कितना आया 0। तो व्युत्क्रम जब शून्य आता है तो हम कहते हैं कि मूल है वो वास्तविक होते हैं तथा समान होते हैं। तो लिखेंगे अतः जो मूल है वो कैसे होंगे वास्तविक, अतः जो मूल है वो वास्तविक तथा समान होंगे। मतलब दोनों मूल अलग अलग नहीं होंगे, दोनों एक ही होंगे। अगर एक मूल 5 है तो दूसरा मूल भी 5 होगा, अगर एक -3 है तो दूसरा भी -3 होगा, दोनों मूल अलग अलग नहीं होंगे। अब हमें कहा गया है कि यदि वे वास्तविक है तो उन्हें ज्ञात करना है, यानी इस द्विघात समीकरण के में मूल ज्ञात करने हैं। द्विघात समीकरण क्या है अपने पास, अब ये 3x² वाली वैल्यू नहीं ली जाएगी। अब द्विघात समीकरण को हम इस रूप में लेंगे। द्विघात समीकरण क्या है अपने पास 9x² - 6x + 1 बराबर 0। मतलब बीच वाला पद है उसके ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ने या घटाने पर तो 6 आ जाए और गुणा करने पर कितना आ जाए 9 × 1, मतलब गुणा करने पर 9 आना चाहिए। तो ऐसी कौन कौन सी संख्या है जिसका गुणा करने पर 9 आता है, तो एक तो होता है 1 और 9 और एक होता है 3 और 3। इसके अलावा कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जिसका गुणा करने पर या फिर वैल्यू है वो 9 आए। तो गुणा करने पर 9 वैल्यू केवल 1 और 9 का गुणा करने पर आती है और 3 और 3 का गुणा करने पर। साथ में कहा है कि जोड़ने या घटाने पर 6 आना चाहिए। चिन्हों से अपने कोई लेना देना नहीं है, हम सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यू लेकर हल करते हैं। जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए 6। अगर 9 और 1 को जोड़ते तो 10 आता है और 9 में से 1 घटाते हैं तो 8 आता है, मतलब ये वैल्यू अपने काम की नहीं है। पीछे बचा 3 और 3, घटाया तो 0 और जोड़ा तो 6, हमें 6 ही चाहिए था। तो 6 कैसे निकाला हमने यहाँ से 3 + 3 करके, तो इसको क्या लिख सकते हैं 9x², फिर माइनस का निशान है तो माइनस का, फिर 6 कब आएगा जब 3 + 3 करेंगे, तो यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं 3x + 3x + 1 बराबर 0। 6 को हमने क्या लिखा है 3 + 3, पीछे x था तो दोनों के पीछे क्या लगा दिया x, आगे माइनस का निशान था तो माइनस का निशान। तो ये हो जाएगा अपने पास 9x²। माइनस को जैसे अंदर लेके जाओगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये हो गया -3x, ये भी प्लस माइनस -3x + 1 बराबर 0। अब यहाँ से 2 के जोड़े बना सकते हैं, इधर से भी 2 का जोड़ा, इधर से भी 2 का जोड़ा, इधर भी x है इधर भी x है तो x कॉमन ले सकते हैं। अब 9 है तो इसको 3 × 3 लिख सकते हैं, मतलब इधर भी 3 है इधर भी 3 है, तो एक तो कॉमन आ गया अपने पास 3 और एक कॉमन क्या आ गया x। पीछे क्या बचा 9 को 3 × 3 लिखते हैं तो 3 तो कॉमन ले लिया है, पीछे क्या बचेगा 3, तो लिख लिया 3। एक x कॉमन लिया है, एक x तो पीछे बचेगा, लिख दिया। फिर माइनस का निशान है तो माइनस, 3x पूरा का पूरा कॉमन चला गया है, पीछे कुछ भी नहीं बचेगा तो कितना बचेगा 1। फिर माइनस का निशान है तो माइनस, अब जैसे ही माइनस लिखा है तो पीछे वाला ये चिन्ह है ये बदल जाएगा। अब इधर 3 है, यहाँ पर 3 वाली कोई संख्या मौजूद नहीं है, इधर x है इधर x वाली कोई वैल्यू मौजूद नहीं है। अब कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो कितना कॉमन माना जाएगा 1, तो पीछे क्या बचेगा 3x
प्लस की वैल्यू है तो माइनस आ जाएगा और ये बराबर में 0। देखना इधर भी 3x-1, इधर भी 3x-1, तो एक तो ब्रैकेट वाली वैल्यू लिख देनी है और एक ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यू। तो लिखेंगे यहाँ पर हम 3x-1, ये तो ब्रैकेट वाली, और ब्रैकेट के बाहर वाली भी वैल्यू 3x-1 पर 0। देखने पर पता चलता है कि दोनों मान बराबर हैं। अब ये दोनों मान बराबर क्यों आए? क्योंकि हमने जब इसकी प्रकृति ज्ञात की थी तो वहाँ पर था कि दोनों मूल क्या होंगे, बराबर, मतलब दोनों से एक ही प्रकार का मान आएगा। तभी ये ब्रैकेट के अंदर वैल्यू कैसी आई है, दोनों बराबर। दोनों को 0 के बराबर रख सकते हैं, 3x-1 बराबर 0 और 3x-1 बराबर 0। माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 1/3। इधर भी माइनस का 1 है, बराबर की इधर आएगा तो प्लस का, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1/3। मतलब दोनों मूल है वो कैसे आए हैं, बराबर आए हैं, और दोनों का मान कितना है अपने पास, 1/3। पहला मूल है वो भी 1/3 है और दूसरा मूल है वो भी कितना है, 1/3। ऐसा क्यों आया? क्योंकि अपने पास जो व्युत्कर है उसका मान कितना आया था, 0, और जब भी व्युत्कर का मान 0 आता है तब हम कहते हैं कि मूल है वो वास्तविक होते हैं तथा समान होते हैं। तो इसके जो मूल निकले हैं वो मूल आए हैं 1/3, 1/3, दोनों मूल आपस में बराबर है। तो आज की इस क्लास के अंदर हमने पढ़ा कि किस प्रकार से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात किए जाते हैं, किस प्रकार से उसका व्युत्कर निकालते हैं और उसकी मूलों की प्रकृति बताते हैं। हमें आशा है आपको ये क्लास अच्छे से पसंद आई होगी। इससे संबंधित आपके जो भी कोई सवाल हैं तो उसको आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं, हम उसका अच्छे से जवाब देने का पूरा प्रयास करेंगे। और आपने अगर हमारे चैनल रावली पाठशाला को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत उसको सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को अधिक से अधिक लाइक और अधिक से अधिक शेयर जरूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अपने जो एक्सरसाइज है 4.3 उसके साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।